चलो बच्चों, आज देखते हैं हम लोग किरचॉफ लॉ। किरचॉफ ने दो लॉ दिए थे, किरचॉफ का फर्स्ट लॉ और किरचॉफ का सेकंड लॉ। पहले लॉ को जंक्शन लॉ कहते हैं और सेकंड लॉ को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोज्ड मैश लॉ या मैश लॉ। इन किरचॉफ के दो लॉ को यूज करके हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज सॉल्व करने वाला है, तो आप लोग इनको ध्यान से देखें। पहला लॉ क्या है, जंक्शन लॉ। इसमें अगर हम लोग डिफाइन करें तो ऐसा बोलता है कि एनी क्लोज मीट जंक्शन पॉइंट द टोटल एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट इज जीरो। वो ये बोलता है, अगर हिंदी में इसको समझे कि किसी जंक्शन पॉइंट पर करंट का जो एल्जेब्रिक सम होता है वो हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। अब देखिए, अगर इस एल्जेब्रिक सम की बात करें हम लोग, तो जो जंक्शन पॉइंट है वो क्या है आपके पास, ओ पॉइंट जो है वो आपका जंक्शन पॉइंट है। तो फिर इस रूल से क्या हो जाएगा, जो करंट आ रहा है I1 प्लस दूसरा करंट कौन सा है I2 प्लस थर्ड करंट कौन सा है I3 प्लस I4 प्लस I5 प्लस I6 इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो। ये किरचॉफ ने बताया था। क्या बताया था कि जो एल्जेब्रिक सम होता है करंट का किसी जंक्शन पॉइंट पर वो टोटल क्या होता है, जीरो। बट आगे उन्होंने ये भी बताया था आपको कि आने वाला जो करंट होगा वो पॉजिटिव होगा और जाने वाला करंट क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा। तो आप देखिए, इसमें एक चीज फॉलो है कि आप कितने भी करंट ले सकते हैं, बट जंक्शन पॉइंट वो होगा जहां पर दो या दो से ज्यादा करंट आएंगे या जाएंगे। ठीक है, तो आप चाहें तो दो या उससे ज्यादा करंट ले सकते हैं, 10 12 जितने आपको लेना। हमने 6 लिए हुए हैं। तो देखिए, आने वाले करंट को हम लोग प्लस से लिखने वाले हैं, तो I1 प्लस का है, I2 भी आने वाला करंट है तो ये भी प्लस का होगा। I3 करंट जो है बेटा वो जाने वाला है, इसलिए हम लोग इसको क्या करेंगे, माइनस का। I4 जाने वाला करंट है इसलिए एक I का हो जाएगा माइनस का। I6 भी जाने वाला करंट है इसलिए हम लोग इसको काय का लिखने वाले हैं, माइनस का। और I5 आने वाला करंट है इसलिए क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो देखिए फिर आगे क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू, I1 प्लस I2 प्लस माइनस माइनस I3 प्लस माइनस माइनस I4 प्लस I5 प्लस माइनस माइनस I6 इज इक्वल टू क्या होने वाला है, जीरो। अब जो माइनस वाली टर्म्स है सब उस साइड लेके जाएंगे, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, I1 प्लस I2, इधर क्या बचा प्लस का I5 इक्वल में जो माइनस के थे I3 माइनस उधर जाएगा, I3 प्लस I4 प्लस I6। ये किरचॉफ का फर्स्ट लॉ है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं किरचॉफ के सेकंड लॉ की। किरचॉफ ने एक और सेकंड लॉ दिया था जिसे हम लोग क्लोज्ड मैश लॉ या मैश लॉ बोलते हैं। उन्होंने ये बताया था, ध्यान से सुनिएगा, कि किसी क्लोज मैश में फ्लो होने वाला करंट और उसके करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस। करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि देखिए, अगर हम लोग इस फर्स्ट साइड की बात करो तो इसमें फ्लो होने वाला करंट क्या है, I1, उसके साथ कौन सा रेजिस्टेंस लगा हुआ है, R1, तो एक करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस होंगे। जैसे सेकंड साइड की बात करोगे तो इसमें फ्लो होने वाला करंट क्या है, I2, उसके साथ रेजिस्टेंस कौन सा लगा है, R2, तो I2 और R2 करस्पॉन्डिंग हो गए। वैसे अगर इसकी बात करोगे तो इसमें I3 की रेजिस्टेंस और करंट फ्लो होने वाला करंट क्या है, I1 प्लस I2। ये कंफ्यूजन होता है कि इन दोनों में I1 I2 फ्लो हो रहा है, ये I1 प्लस I2 इसमें कैसे फ्लो हो रहा है, इसमें I3 फ्लो होना चाहिए। तो देखिए, इसको हम लोग पहले समझ लेते हैं। आपने जो EMF लगा रखे हैं या बैटरी जिसको हम लोग बोलते हैं वो लगा रखी है, तो इसमें क्या हो जाएगा, पढ़ा है आपने इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी में कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नेगेटिव टर्मिनल से निकल के पॉजिटिव टर्मिनल की ओर मूव करते हैं। तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिसिटी हमेशा फ्लो होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से आके कहां आ रहा है, पॉजिटिव की ओर, तो फिर इलेक्ट्रिसिटी पॉजिटिव से किधर फ्लो होगी, नेगेटिव की ओर। तो देखिए, यहां से इलेक्ट्रिसिटी चली, स्टार्ट किया उसने चलना, यहां आएगी, इधर जाएगी नहीं जाएगी, क्योंकि इधर भी कौन सा टर्मिनल है, पॉजिटिव। तो जो पॉजिटिव चार्ज होंगे वो इसको क्या करेंगे, रिपल करेंगे। तो ऊपर तो जाएगी नहीं क्योंकि वहां से तो क्या आ रही है, तो वो कहां आ जाती है बेटा, मोशन करती हुई यहां आ जाती है, इधर आ गई। मतलब जो I1 करंट यहां से चला था ना, इसमें जो I1 करंट फ्लो रहा है वो आके इधर आ गया। सेकंड की बात करते हैं, सेकंड EMF में
ये पॉजिटिव टर्मिनल है, यहां से करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ या पॉजिटिव चार्ज चलने शुरू हुए, ऊपर जाएंगे नहीं क्योंकि ऊपर ऑलरेडी कौन सा टर्मिनल है पॉजिटिव, तो वो उसको क्या कर देगा, रिपल कर देता है। इधर लाओगे नीचे आ जाएगा, तो ये यहां से ऊपर से क्या आ रहा था I1 और इससे कौन सा करंट चलना स्टार्ट हुआ I2, दोनों मिल जाते हैं, तो जो टोटल करंट इस साइड में फ्लो होगा वो क्या हो जाएगा I1 प्लस I2। ठीक है, तो देखिए क्या बताया था किरचॉफ ने कि किसी क्लोज मेश में फ्लो होने वाला करंट और उसके करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट का जो सम होता है वो उसमें प्रेजेंट टोटल ईएमएफ के सम के क्या हो जाता है, इक्वल होता है। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग अगर लिखें उस हिसाब से तो वैल्यू क्या हो जाएगी, पहली क्लोज मेश ए बी ई एफ ए, इस क्लोज मेश की बात करते हैं, इसमें वैल्यू क्या होने वाली है आपकी, देखिए आपने ऐसे चलना स्टार्ट किया, इस ए बी साइड में करंट तो I1 फ्लो हो रहा है लेकिन कोई रेजिस्टेंस लगा नहीं हुआ, तो हम इस पे आ जाते हैं। देखिए इसमें फ्लो होने वाला करंट कौन सा है बेटा, I2, इसके साथ रेजिस्टेंस कौन सा लगा हुआ है, R2 प्लस, आगे चलते हैं, इस साइड में भी कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इस साइड में आ जाता है, इसमें फ्लो होने वाला करंट कौन सा है I1, इसके साथ रेजिस्टेंस कौन सा लगा हुआ है R1, इक्वल ईएमएफ कौन कौन से लगे हुए हैं E2 E1। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं साइन की, प्लस आएंगे माइनस। देखो आपने कहां से चलना स्टार्ट किया था, ए से बी, बी से आप कहां जा रहे हो ई, आपके जो मोशन की डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में, लेकिन इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी डायरेक्शन इसके अपोजिट है, करंट किधर फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, तो ये जो I2 R2 होगा वो कहीं का होगा बेटा, माइनस का होगा। वैसे ही आगे वाले साइड में चलते हैं, आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हो करंट भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है, का हो जाता है प्लस का हो जाता है। अब ईएमएफ की बात करें तो देखो इसमें भी जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी डायरेक्शन और आपके मोशन की डायरेक्शन एक दूसरे से क्या होगी, अपोजिट होगी। आप बी से ई जा रहे हो, करंट ई से बी आ रहा है, इसलिए जो E2 है वो माइनस का होगा और E1 प्लस का होगा, क्योंकि आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हो करंट उसी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। तो इसको सॉल्व करके हम लोग लिखेंगे, वैल्यू क्या हो जाएगी, I1 R1 माइनस I2 R2 इक्वल टू, जो प्लस का उसको पहले लिख दो, E1 माइनस E2। ये पहली कंडीशन हो गई। सेकंड बात करते हैं, अब आपके पास एक और क्लोज मेश बचा हुआ, कौन सा, बी सी डी ई बी, क्लोज मेश बी सी डी ई बी। देखिए ये आपका व्हीटस्टोन ब्रिज है, ये इसका डायग्राम है। साइंटिस्ट व्हीट और स्टोन ने मिलकर एक डायग्राम बनाया था, या एक डेरिवेशन सॉल्व किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि अगर किसी रेक्टेंगल की चार साइड में चार रेजिस्टेंस को हम लोग कनेक्ट कर देते हैं और उसमें से अगर तीन की वैल्यू आपको पता होती है तो चौथे की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं। उसके लिए उन्होंने एक रूल दिया था जिसे हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं। वो फॉर्मूला होता है P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। इस डायग्राम को सॉल्व करके हम लोग जो डेरिवेशन सॉल्व करने वाले हैं उसमें हमें ये प्रूफ करना है कि P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S हम लेके आएंगे। इसके लिए हम लोग इसमें किरचॉफ के फर्स्ट और सेकंड लॉ यूज करके सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहले हम लोग डायग्राम के बारे में बात कर लेते हैं कि एबीसीडी एक रेक्टेंगल है, ठीक है, जिसकी चार साइड ए बी बी सी सी डी और डी है, जिनमें मैंने पी क्यू आर और एस रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया हुआ है। इसकी दो डायगोनल्स हैं, एसी पहली डायगोनल और दूसरी डायगोनल क्या है, बीसी। पहली डायगोनल में मैंने एक ईएमएफ और की K1 लगाई हुई है और दूसरी डायगोनल में मैंने गैल्वेनोमीटर और की K2 लगाई हुई है, ठीक है। गैल्वेनोमीटर का काम होता है कि सर्किट में फ्लो होने वाले करंट को मेजर करने का। एक और चीज ध्यान रखिएगा कि अगर ये बैलेंस कंडीशन में होगा, बैलेंस कंडीशन मतलब कि इसके चारों रेजिस्टेंस में इक्वल करंट फ्लो होने लगेगा, तो गैल्वेनोमीटर में से फ्लो होने वाला करंट जिसे हम लोग IG बोल रहे हैं वो क्या हो जाता है, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग किरचॉफ के रूल्स यूज करके इसको सॉल्व करते हैं। तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले जंक्शन पॉइंट। आपको बताया था जंक्शन पॉइंट वो होते हैं
जहां दो या दो से ज्यादा करंट आते या जाते हो। तो पहला जंक्शन पॉइंट कौन सा हो जाएगा, हम लोग लिख लेते हैं जंक्शन पॉइंट डी बी। इसमें देखिए आने वाला करंट I1, जाने वाला करंट I2 और एक और जाने वाला करंट क्या आपके पास IG। इसका एल्जेब्रिक सम क्या होगा 0। हमने बोला था कि आने वाला करंट प्लस का होता है, जाने वाला करंट माइनस का, तो I1 प्लस का होगा, I2 का हो जाएगा माइनस का, क्योंकि जाने वाला करंट है, प्लस सेम IG की वैल्यू भी की हो जाएगी बेटा माइनस की, क्योंकि ये भी जाने वाला करंट है। ठीक है, तो ये जो माइनस वाली टर्म है उस साइड ले जाएंगे, तो I1 इज इक्वल टू I2 प्लस IG। अब आपने बोला, हम वो मान लेते हैं कि जो जंक्शन है, ये जो डायग्राम आपने बना रखा है सर्किट, ये बैलेंस कंडीशन में है। मतलब कि अगर आप 100 एम्पियर का करंट इसको दोगे तो इसकी चारों साइड में इक्वल करंट फ्लो होने वाला है, 25 एम्पियर, 25 एम्पियर, 25 एम्पियर और 25 एम्पियर। मतलब IG में जो करंट फ्लो होगा वो क्या हो जाएगा 0। तो फिर लिखते हैं कि IG इज इक्वल टू 0 का बैलेंस कंडीशन में। तो फिर I1 इक्वल टू क्या होगा I2 के, ये इक्वेशन नंबर क्या हो गई फर्स्ट। सेम एक और जंक्शन पॉइंट है आपके पास D, जहां पर दो या दो से करंट ज्यादा करंट आ रहा है। देखो I3 आ रहा है, IG आ रहा है, I4 जा रहा है, तो तीन करंट होंगे, इसलिए हम लोग इससे क्या मानेंगे जंक्शन पॉइंट। तो ले लेते हैं जंक्शन पॉइंट D, करंट का जो सम होगा वो क्या हो जाएगा 0। तो I2 I3 प्लस IG प्लस I4 इज इक्वल टू क्या होने वाला है 0। बट आपने बोला कि I3 प्लस IG आने वाला है प्लस का, I4 जाने वाला करंट है, इसलिए का होगा माइनस का, इक्वल टू क्या होगा 0। उस साइड लेके जाओगे I3 प्लस IG इज इक्वल टू माइनस का प्लस का I4। अब आपने बोला कि IG की वैल्यू क्या होगी 0 कब, जब सर्किट क्या होगा बैलेंस्ड में। तो ये वैल्यू 0 हो गई, तो I3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा I4। ये इक्वेशन नंबर क्या सेकंड। देखिए ये दो जंक्शन पॉइंट है जिनमें हमने क्या किया, किरचॉफ का फर्स्ट लॉ यूज किया। अगली अगर बात करेंगे तो अब हम लोग यूज करने वाले इसके क्लोज्ड मैश में या मैश लॉ, जो क्लोज्ड लूप है उसमें वैल्यू क्या हो जाएगी, दो क्लोज्ड मैश है आपके पास A B D A, एक इसमें किरचॉफ का सेकंड लॉ यूज करेंगे और दूसरा है B C D B, इसमें किरचॉफ का सेकंड लॉ हम लोग यूज करने वाले हैं। तो देखिएगा यहां लिख लेते हैं क्लोज्ड मैश, कौन सा क्लोज्ड मैश की बात कर रहे हो आप, A B D A, A B D A। देखिएगा इसमें फ्लो होने वाला करंट I1 और इसके साथ रेजिस्टेंस क्या लगा हुआ है P, तो I1P प्लस इसमें फ्लो होने वाला करंट IG और इसके साथ रेजिस्टेंस क्या होगा G, प्लस इसमें फ्लो होने वाला करंट I3 और इसके साथ रेजिस्टेंस क्या लगा हुआ है R। बट ये माइनस का होगा, क्यों, आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हो D से करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो, इक्वल हो जाएगा। इसमें कोई EMF नहीं लगा, इसलिए हम लोग क्या लिख देंगे 0। अब आपने बोला था कि बैलेंस कंडीशन में IG की जो वैल्यू होगी, IG क्या हो जाएगा 0 बैलेंस्ड कंडीशन में। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी I0 इंटू जी 0। आपके पास क्या बचेगा I1P इक्वल में ये जो माइनस का है उस साइड ले जाओगे तो क्या हो जाएगा प्लस का I3R। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया 3। ध्यान रखिएगा ये मैंने IG की वैल्यू 0 रख दी है और फिर सॉल्व किया है, ठीक है। तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, ये बचेगी उधर जाएगी, माइनस की थी तो प्लस की हो जाएगी, ठीक है। आगे देखिए, चलिए आगे देखिए सेकंड क्लोज मैच्ड कौन सा है आपके पास BCDB, क्लोज्ड मैच BCDB में किरचॉफ का सेकंड लो। आपके पास फ्लो होने वाला करंट, आप B से C जा रहे हो, इसमें फ्लो होने वाला करंट I2 और इसके साथ जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है वो क्या है Q, प्लस आप C से D जा रहे हो पर इसमें फ्लो होने वाला करंट I4 है जिसकी डायरेक्शन आपके मोशन की डायरेक्शन से अपोजिट है, इसलिए का हो जाएगा माइनस का।
इसके साथ रेजिस्टेंस क्या लगा हुआ है, एस, प्लस आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हो डी से बी, लेकिन इसमें फ्लो होने वाला करंट जो आई जी है वो अपोजिट डायरेक्शन में, तो हम लोग लिखेंगे माइनस आई जी, और इसके साथ जो रेजिस्टेंस लगा हुआ जी इज इक्वल टू क्या होगा, इसमें भी कोई ईएमएफ नहीं है इसलिए हम लोग क्या लिखने वाले हैं, जीरो। अब देखिएगा आप लोग, आई टू क्यू माइनस आई फोर एस माइनस आई जी जी इक्वल टू जीरो, वही बैलेंस कंडीशन में आई जी इज इक्वल टू जीरो, तो आई टू क्यू ये आई फोर को उधर ले जाओ इक्वल में आई फोर एस, ये इक्वेशन नंबर क्या आपके पास 4। अब आपको इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को देख के लग रहा होगा कि जो हमें लाना था वो आ सकता है कब, अगर मैं थर्ड को फोर्थ से डिवाइड कर देता हूं, बट आपके पास I2 I1 मिलेंगे, इनको हम लोग कैंसल आउट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से, क्योंकि इसकी वैल्यूज क्या इक्वल है, तो हम लोग लिख लेते हैं इक्वेशन थर्ड डिवाइडेड बाय इक्वेशन 4, इक्वेशन थर्ड I1, ये इक्वेशन 4 है। देखिए आप इक्वेशन थर्ड को डिवाइड कर दें आप इक्वेशन नंबर 4 से, इक्वेशन थर्ड डिवाइड इक्वेशन 4, वैल्यू क्या हो जाएगी, I1 P अपॉन I2 Q इक्वल टू I4 S अपॉन में I4 I3 R अपॉन में I3, मैंने इसको डिवाइड कर दिया R अपॉन में I4S, I1 इक्वल टू I2 एंड I3 इज इक्वल टू I4, ठीक है। चलिए तो हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे, I1P अपॉन में I1Q इक्वल टू I3R अपॉन में, इस I4 की जगह भी हम लोग I3 रखने वाले हैं, अपॉन में क्या आ जाएगा S, I3 से I3 कैंसिल, I1 से I2 कैंसिल, P अपॉन Q इज इक्वल टू हो गया आपके पास R अपॉन S। ये आपकी वैल्यू क्या है जो व्हीटस्टोन ब्रिज में दी थी वो आपको मिल चुकी है, तो ये चलिए